जय हिंद साथियों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज की क्लास में जुड़ने के लिए। आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि ये विलियन का कक्षा 12वीं के केमिस्ट्री का विलियन का चैप्टर का पहला 7वां क्लास है। इसके पहले आपके 6वें क्लास में विलियन के 6वें क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाए गए थे, जो कि अब इस क्लास में आप सभी को अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ाए जाएंगे और राउट के नियम, उसके साथ इनकी सीमाएं पढ़ाई जाएंगी और इसके साथ साथ आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि पढ़ाए जाएंगे आसान शब्द, आप सभी को एकदम आसान शब्दों में। देखिए, ये केमिस्ट्री का कक्षा 12वीं का है, जो कि विलियन, जो बच्चे विलियन की तैयारी करना है, जिसमें देखिए बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न अधिकतर अणुसंख्यक गुणधर्मों से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अणुसंख्यक गुणधर्मों के प्रकार से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं प्रश्न बोर्ड में। और इसके पहले जो क्लास मैंने पढ़ाया था द्रव द्रव विलीनों का वाष्प दाब, उससे भी एक आध दो प्रश्न पूछ लिया जाता है। कि देखिए, विलियन की तैयारी करना मतलब क्या है कि विलियन चैप्टर को पहले आपको एक बेसिक से लेकर पढ़ना पड़ेगा, इस चैप्टर के बारे में जानकारी लेना पड़ेगा, ताकि प्रश्न कहीं से भी पूछे लेकिन हमें उत्तर देना आना चाहिए। तो इसलिए हम लोग विलियन चैप्टर का एक और ये 7वां क्लास है। इसके बाद एक क्लास और होगा, उसके बाद ये विलियन आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 2 पर, जो कि विद्युत रसायन है। विद्युत रसायन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग रसायन बलगति पढ़ेंगे। चलिए, आज की क्लास को हम लोग करते हैं शुरू। मैं सभी साथियों से कहता हूँ कि जो भी साथी इस क्लास को देखते हैं, अगर क्लास उन्हें अच्छा लगता है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि ताकि उन्हें नोटिफिकेशन मिलता रहे ऐसे ही क्लास को, जिससे उनकी बोर्ड की तैयारी एकदम बेसिक के साथ हो सके। देखिए, पढ़ने का मतलब है कि पढ़ाने वाले तो बहुत टीचर है, लेकिन जो एक बेसिक के साथ पढ़ाता है वो आपको सिर्फ मैथ यूपी 70 पर ही मिलेगा, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। चलिए, आज की क्लास को हम लोग करते हैं शुरुआत। आज का क्लास हमारे क्या है? और संख्या गुणधर्म प्लस उसके प्रकार प्रकार और संख्यक गुणधर्म है प्लस उसके प्रकार और राउट के नियम के साथ क्या है, उनकी सीमाएं हमें पढ़ना है। राउट के नियम और उनकी सीमाएं हमें पढ़ना है। चलिए, हम लोग करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। राउट का हमें क्या क्या पढ़ना है? राउट का नियम पढ़ना है, राउट का नियम पढ़ना है और राउट की नियम की सीमाएं। पहले हमें क्या पढ़ना है कि और संख्यक गुणधर्म पढ़ना है, उसके प्रकार पढ़ना है। प्रकारों को पढ़ने के बाद हमें आना है राउट का नियम, राउट के नियम के प्लस उनकी सीमाएं पढ़नी है और उसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको हल कराए जाएंगे। प्रकार में ही जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, वही उसी को हल कराया जाएगा। ये केवल आसान शब्दों में आपको बताया जाएगा। चलिए, हम लोग आज की क्लास को करते हैं शुरुआत। आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी मैथ यूपी 70 से जरूर जुड़े। जो साथी नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए, हम लोग क्या करते हैं कि पहला टॉपिक क्या है? अणुसंख्यक गुणधर्म है। अणु संख्या गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म। देखिए, अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है कि अणुसंख्यक गुणधर्म वो है जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म मतलब कि जो अणुओं की संख्या, जैसे मान लीजिए, देखिए विलियन में दो ही चीज होता है, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। लेकिन अणु मतलब, देखिए अणु कैसे होते हैं, जैसे देखिए विलेन में दो चीज होता है, एक विलायक एक विलेय होता है। अब या तो ये विलेय के अणु हो चुके हो या तो ये विलायक के अणु हो, इसका भी आपको नहीं बताएगा। तो इसे हम बताएंगे कि इसमें अणुओं की संख्या किस पर निर्भर करते हैं, किसके गुणधर्म पर निर्भर करती है, जिसे हम लोग और संख्या गुणधर्म कहते हैं। चलिए, इनकी परिभाषा देखेंगे, उसके साथ हमें खुद समझ में आ जाएगा कि और संख्या गुणधर्म किसे कहते हैं। देखिए, परिभाषा क्या है इसकी?
परिभाषा क्या है इसकी, देखिए चलिए परिभाषा को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। किसी विलयन में उपस्थित विलेय के अणुओं पर निर्भर करने वाले विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले को अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। देखिए अब अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रकार, अणुसंख्य गुणधर्म के प्रकार हम लोग देखेंगे। अगला टॉपिक क्या है, ये अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रकार। अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रकार 4 होते हैं। देखिए अणुसंख्यक गुणधर्म के 4 प्रकार होते हैं। देखिए अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रकार, अणुसंख्यक गुणधर्म के 4 प्रकार होते हैं। पहला क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। पहला क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। और तीसरा क्या है, हिमांक में अवनमन। चौथा क्या है, परासरण दाब। देखिए आप लोग समझ लीजिए कि अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले को ही अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म में 4 प्रकार के होते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म में 4 प्रकार के होते हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन पहला है, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन है, तीसरा हिमांक में अवनमन है, चौथा परासरण दाब है। अब हम लोग एक एक करके पहला देखेंगे कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, तीसरा हिमांक में अवनमन क्या होता है। हम लोग एक एक करके इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग इसे मिटा देते हैं और इसके आगे पढ़ते हैं। पहला टॉपिक क्या है इसमें कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। देखिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है। देखिए वाष्प दाब, देखिए अब इसमें क्या है, विलयन में जो है कि विलयन में वाष्प दाब होना चाहिए। वाष्प दाब द्वारा आपेक्षिक अवनमन का मतलब क्या होता है, अवनमन का मतलब होता है कमी होना। विलयन में अवाष्पशील मिलाने पर उसके वाष्प दाब में जो कमी होती है उसी को ही वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। इसका क्या मतलब है
कि विलयन में अगर वाष्प एक विलयन है, उसमें हम अवाष्पशील जो घुले ना, जो अवाष्पशील जो वाष्प दाब में जिसका वाष्पित ना हो, जो घुले ना, वो जो मतलब वो घुल कर लेकिन वो वाष्पित ना हो, अवाष्पशील विलेय हो, जो मतलब एक प्रकार से वो वायु ना बने, उसी को कहते हैं। उसी को इसमें अगर मिलाएंगे तो अवनमन का मतलब है कि उसमें कमी होगी, विलेय का जो नेचुरल विलेय जो रहेगा वो घटकर थोड़ा सा कम हो जाएगा, उसी को ही क्या कहते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। चलिए इनकी परिभाषा देखते हैं। इनकी परिभाषा से हमें सूत्र मिलेगा। देखिए क्या परिभाषा है, किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित शुद्ध विलायक का वाष्प दाब उसके शुद्ध विलायक का वाष्प दाब उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब में हुई कमी तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को ही वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। देखिए अब हम लोग परिभाषा को समझते हैं। देखिए परिभाषा क्या कह रहा है कि किसी निश्चित ताप पर, अगर ताप निश्चित है तो विलयन में उपस्थित शुद्ध विलायक का वाष्प दाब उसमें अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब में हुई कमी का मतलब अंतर होता है, मतलब घट जाना। कि शुद्ध विलायक पहले ये था, उसमें जब अवाष्पशील मिलाते हैं तो जो विलयन का वाष्प दाब होता है उसमें बुरा, मतलब शुद्ध विलायक में जब अवाष्पशील मिलाएंगे तो विलयन बनेगा, तो जो विलयन का वाष्प दाब होता है कि उसमें कमी हो जाती है, वो बढ़ता नहीं, वो घट जाता है। अवाष्पशील विलेय को पदार्थ मिलाने के बाद विलयन जो नया विलयन प्राप्त बनता है वो घट जाता है, उसी में हुई कमी तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को ही वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को किससे प्रदर्शित करते हैं। देखिए शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को P0 से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए दूसरा क्या है कि अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलेय पदार्थ मिलाने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब को PS से प्रदर्शित करते हैं। देखिए
जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है उसे P0 से प्रदर्शित करते हैं। और अवाष्पशील जब विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है तो उस विलयन में जो प्राप्त होता है, मिलाने पर जो उसकी कमी होती है उसे को हम लोग PS से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब हम लोग इसी परिभाषा के आधार पर हम लोग आगे सूत्र देख लेते हैं। परिभाषा को नहीं मिटाते हैं, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसे आप लोग स्टार बना कर लिख लीजिए और हम लोग इसे मिटा देते हैं। इसी के बाद हमें क्या लिखना है, सूत्र लिखना है। देखिए अब सूत्र क्या होगा कि वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या होता है, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन बराबर क्या होगा, P0 माइनस PS बट्टे P0। देखिए अब इसी सूत्र पर ही यही सूत्र क्या बना है, परिभाषा बना है। इसी सूत्र के आधार पर ये वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन परिभाषा बना है। कैसे बना, देखिए कि किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित शुद्ध विलायक का वाष्प दाब उसमें अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब PS में हुई कमी मतलब ये घटौती, मतलब माइनस हुई कमी तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को ही वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन कहते हैं। इसी सूत्र के आधार पर ही परिभाषा आपका बनेगा। तो आप लोग ये सूत्र याद कर लीजिए। अगर बोर्ड में आपको परिभाषा पूछा जाता है कि वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन का परिभाषा बताइए, तो अगर आप लोगों को सूत्र याद रहेगा तो उसके आधार पर आप लोग परिभाषा तैयार कर सकते हैं। परिभाषा 2 नंबर में पूछा जाता है इसका। ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट सूत्र, ये आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया। इसी सूत्र के आधार पे हम प्रश्नों को आगे हल करेंगे। चलिए एक इसी सूत्र के आधार पर हम लोग एक प्रश्न देख लेते हैं। इसी सूत्र के आधार पर हम लोग एक क्या देख लेते हैं, प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, इसी सूत्र पे हम लोग एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है, देखिए हम प्रश्न को पढ़ रहे हैं, आप लोग देखिएगा। देखिए प्रश्न क्या कहता है, देखिए पढ़िए। चलिए हम प्रश्न को पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़िए। आपके ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को हम व्हाइट बोर्ड पर नहीं लिखेंगे क्योंकि व्हाइट बोर्ड हमारा छोटा है। ये प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा, इससे आप लोग घबराए नहीं, परेशान मत हो। चलिए हम प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी निश्चित ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, देखिए शुद्ध विलायक हल में दिया है। अगर बोर्ड में प्रश्न दिया हो तो आपको कैसे लिखना है, पहले हल लिखना है। हल में दिया है, क्या दिया है, देखिए प्रश्न को हम पहले प्रश्न को पूरी तरह से एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो दिया रहेगा उसी को टॉपिक को हम लिखेंगे। कि किसी निश्चित ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 0.416 है तथा उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.414 है। तो विलयन में आपेक्षिक अवनमन का वाष्प दाब कितना होगा, ज्ञात कीजिए। देखिए हमें क्या दिया है, पहला कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब मतलब P0 का मान 0.416 है और फिर अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाने पर प्राप्त विलयन मतलब PS का मान 0.414 दिया है। ये तो दिया है। अब ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ये हमें ज्ञात करना है। चूंकि हम जानते हैं कि सूत्र क्या होता है। देखिए चलिए हम लोग सूत्र लिख लेते हैं। यहाँ पर सूत्र क्या होता है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर
अपेक्षिक अवनमन बराबर क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट। अब देखिए इन्हीं सूत्र पे हम इन मानों को रख के और वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन का मूल मान ज्ञात करेंगे। देखिए पी नॉट का मान कितना है 0.416 माइनस पी एस का मान कितना है 0.414 है बटे पी नॉट का मान मतलब शुद्ध विलायक का मान कितना है 0.416। अब इसे हम लोग आगे हल कर लेते। देखिए 6 में से 4 जाए 2 बचेगा, 1 1 0 0 4 4 0.0 हो गया ये। अब 0.416। अब इसे अगर देखिए यहाँ से दशमलव ये खत्म, तो ये क्या हो जाएगा 2/416 हो जाएगा। अब इसे हम लोग और काट देते हैं कि 1/208, 1 कितना हो गया 1/208 हो गया। अब इसे हम लोग और हल कर लेते हैं। देखिए ऊपर अगर ये तो ऊपर हर इसका अंश तो बहुत छोटा है हर से, तो उसको हम लोग बड़ा बनाने के लिए इसका भाग दशमलव में करेंगे। देखिए 0. यहाँ पर दशमलव बढ़ाया, यहाँ पर 1 0 हुआ, ये तो 10 हुआ, अभी भी नहीं बराबर है। 1 0 बढ़ाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, तब भी ये 100 हुआ, ये 200 है, लेकिन 1 0 और बढ़ाने पर ये 1000 हो जाएगा। अब कितने बार जाएगा, अगर 5 बार ले जाएंगे हम लोग तो 1 4 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग कितने बार ले जाएंगे 4 बार ले जाएंगे, 4 बार। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 0.004। ये क्या कितना हो गया, ये बार हो गया। वाष्प दाब को बार से प्रदर्शित किया जाता है। ये आपका वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन का मान हो गया। चलिए ये प्रश्न हो गया। अब अगर आपको प्रश्न पूछेगा बोर्ड में तो इसी तरह प्रश्न पूछेगा, इसके अलावा प्रश्न नहीं पूछेगा। चलिए हम लोग और अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा, राउट का नियम। राउट का नियम क्या है, देखिए राउट का नियम जो है वो तनु विलयन के लिए था। राउट ने अपना नियम किसके लिए था, तनु विलयन के लिए दिया था। तनु विलयन का मतलब क्या होता है, देखिए जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम हो, विलायक की अपेक्षा विलय की मात्रा कम हो, मतलब नगण्य मान लीजिए 0 के बराबर हो, उन्हीं को मात्रात्मक रूप में हल करने के लिए, गणना करने के लिए राउट ने अपना नियम दिया था। चलिए हम लोग देखते हैं क्या राउट का नियम। राउट का नियम किसके आधारित है, राउट का नियम वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन के आधार पर है। ये देखिए इस राउट के नियम से और वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन का परिभाषा पूछा जाता है बोर्ड में। इस बार जो 2025 का बोर्ड का परीक्षा हुआ था उसमें आपको ये प्रश्न पूछा गया था। चाहे आप लोग बोर्ड का आंसर है उसे उठाकर देखेंगे तो उसमें उस प्रश्न में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं कि क्या है, कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल अंश के समानुपाती बराबर होता है, मोल अंश के बराबर होता है। अर्थात क्या होगा, देखिए अर्थात वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन का सूत्र क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस बराबर
पी नॉट होता है, और ये किसके बराबर होता है, विलेय के, मतलब एक्स बी के मतलब एक्स बी को ही मोल अंश कहते हैं ना। विलेय का मोल अंश क्या होता है, उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स बी। ये इसके बराबर होता है। अब देखिए एक्स बी बराबर क्या होता है, एन बी बटे एन टी। अब देखिए एन टी बराबर क्या होता है, एन बी प्लस एन ए। अब देखिए हम लोग एन बी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एन लिख सकते हैं। एन बी के स्थान विलेय के लिए छोटा होगा, उसे वहां पर हम लोग एन लिख सकते हैं। एन टी एन ए के लिए क्या लिख सकते हैं, कैपिटल ए बड़ा एन लिख सकते हैं। अब इसके स्थान पर देखिए एन बी एक्स बी चूंकि एक्स बी बराबर क्या होता है, एन बटे एन प्लस कैपिटल एन, ये होता है। एक्स बी बराबर क्या होता है, एन बटे एन प्लस कैपिटल एन। अब कैसे हुआ ये देखिए यहाँ पर कैसे होगा, ये मैं आपको समझाता हूँ। एक्स बी बराबर एन बी बटे एन टी होता है, चूंकि एन टी बराबर क्या होता है, एन ए एन बी प्लस एन टी होता है, एन ए होता है। हमने माना क्या कि एन ए बराबर कैपिटल एन मान लिया और एन बी बराबर स्मॉल एन, ये हमने माना था। तो इसका सूत्र एक्स बी बराबर किसके बराबर हो जाएगा, एन बटे कैपिटल एन प्लस एन स्मॉल एन के बराबर हो जाएगा। यह आपका सूत्र इसके बराबर हो जाएगा। चलिए हम लोग इसे और आगे हल करते हैं। पी नॉट माइनस पी एस बराबर पी नॉट बराबर इसको एक्स बी के स्थान पे हम एन बटे एन प्लस कैपिटल एन का मान रख देते हैं हम लोग, एन प्लस कैपिटल एन। अब आगे और हल करते हैं। पी नॉट माइनस पी एस बराबर पी नॉट। अब चूंकि राउट ने अपना नियम किसके लिए दिया था, तनु के लिए थे, तनु विलेन के लिए दिया था, जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम हो। तो उसका मतलब जब जो विलियन में जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाने पर जो विलियन तैयार होता है वो विलियन यही होता है ना, एंटी होता है। एंटी मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि n बराबर 0 रखने पर, क्यों रखने पर, क्योंकि राउट ने तनु विलियन के लिए इस नियम को मात्रात्मक रूप में हल करने के लिए दिया था। तो यहाँ पर n के स्तर पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये तो विलेय का है, जो मतलब जो पहले घुला नहीं है उसका है, जो विलियन में नहीं घुला है वो उसका विलेय है। लेकिन ये जो विलियन में घुल कर प्राप्त हुआ है अवाष्पशील, ये अवाष्पशील विलेय ये है, ये नहीं है ऊपर वाला। ये घुल कर ये विलियन बनाया है। जो विलियन प्राप्त होता है उस विलियन के लिए उन्होंने तनु विलियन के लिए कहा था। जो विलियन प्राप्त होगा वो तनु विलियन बनेगा, उसमें अवाष्पशील विलेय जो इसकी मात्रा 1 नगण्य बराबर होती है, 0 के बराबर मान लिया जाता है। ये हो गया एन बटे कैपिटल एन, ये हो गया आपका सूत्र। अब चलिए इसे हम लोग और आगे हल कर लेते हैं। इस चीज को और आगे हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा कि पी नॉट माइनस पी एस बराबर पी नॉट बराबर एन बटे कैपिटल एन। अब देखिए चूंकि स्मॉल एन बराबर क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एन। एन क्या है, विलेय की मोलों की संख्या है, कैपिटल एन। इसी प्रकार इसलिए कैपिटल एम बराबर भी क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम। अब इन्हीं दोनों के स्थान पे हम इन दोनों का मान रखेंगे। देखिए अब कैसे हम लोग इनका मान कैसे रखेंगे, यहाँ पर देखिए पी नॉट माइनस पी एस बराबर बटे पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर, इन्हीं के स्थान पे हम इन दोनों का मान रखते हैं, डब्ल्यू बटे एम बटे कैपिटल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा। ये सूत्र क्या बनेगा हमारा, फाइनल सूत्र हमारा क्या बनेगा कि पी नॉट माइनस पी एस बराबर बटे पी नॉट बराबर स्मॉल डब्ल्यू गुणते इसका इसमें ऊपर क्या हो जाएगा, कैपिटल एम का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, एम गुणते डब्ल्यू। ये आपका सूत्र हो गया। इसी के आधार पे आपके बोर्ड में प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपका
मोस्ट इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है ये आपका सबसे महत्वपूर्ण सूत्र बनके क्या हो गया, तैयार हो गया। मूल सूत्र, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, मूल सूत्र कह सकते हैं। अब इसी सूत्र के आधार पे हम लोग एक प्रश्न करेंगे और उसके बाद हम लोग राउट के नियम की सीमाएं पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक क्या रहेगा हमारा, क्वथनांक का उन्नयन रहेगा। चलिए अब इसी सूत्र के आधार पर हम लोग एक प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे क्वथनांक का उन्नयन। चलिए एक प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न क्या कहता है कि देखिए, मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूँ, आप लोग अपने स्क्रीन पे आपका प्रश्न मिल जाएगा, इसके लिए आप लोग परेशान मत हो। चलिए मैं प्रश्न पढ़ रहा है, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.85 बार है। 0.5 ग्राम वाष्पशील विद्युत अनअपघट्य ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है। ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या होगा बेंजीन, जबकि बेंजीन के मोलर द्रव्यमान 78 ग्राम है। देखिए ठोस का मोलर द्रव्यमान मतलब विलेय का मोलर द्रव्यमान आपको पूछा है और सब कुछ आपको प्रश्न में दिया है। हल में कैसे करेंगे, दिया है, क्या दिया है वो भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए पहले क्या बोला है, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब मतलब P0 का मान कितना है, 0.85 है। और क्या बोला है हमें कि W विलेय का मान कितना दिया गया, 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अपघटय को ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। जो वाष्प दाब वो वाष्पशील जो है विद्युत अपघटय वो ही विलेय का मान होगा, 0.5 है। और कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना दिया है, विलायक का मान कितना दिया, 39 ग्राम दिया है। 39 ग्राम ये है, 0.5 ग्राम ये है। अब देखिए इसमें किसका, अब इसमें देखिए बेंजीन का मोलर द्रव्यमान मतलब बेंजीन मतलब जो विलायक है उसका मोलर द्रव्यमान आपको दे दिया है। कैपिटल एम का मान आपको 78 दे दिया गया है, 78 दिया है। और आपको दिया है क्या, पीएस का मान भी दे दिया है। आगे चल के बोला है कि 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब आपको दिया है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब मतलब जो जिसमें विलेय और विलायक घुलकर एक विलयन बनाते हैं उसका वाष्प दाब को पीएस होता है, उसका भी मान आपको दे दिया गया है 0.845, उसका मान भी आपको दे दिया गया है। तो अब आपसे क्या पूछा है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, स्मॉल एम का मान। चूंकि हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, ये सूत्र हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सूत्र क्या होता है, P0 माइनस PS बटे P0 बराबर W गुणते कैपिटल M बटे कैपिटल W गुणते स्मॉल m। स्मॉल m का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए अब इन्हीं सूत्रों पर हम सभी मान को रखते हैं और अप्लाई करके हम स्मॉल m का मान ज्ञात करेंगे। देखिए P0 का मान 0.85 माइनस 0.845 है बटे P0 का मान 0.85 हो जाएगा ये, बराबर स्मॉल w का मान कितना है 0.85 है गुणते कैपिटल M का मान कितना है, कैपिटल M का मान 78 है, कैपिटल W का मान कितना है 39 है, गुणते M का मान हमें ज्ञात करना है। पहले हम इसे हल कर लेते हैं। देखिए इसमें 0.85 में इतना हमने घटा देंगे, कितना हो जाएगा 0. यहाँ से 5 है, एक उधार दे देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर 0 बढ़ा देते हैं, 10 में से 5 जाए कितना बचेगा 5 बचेगा, यहाँ पर बचा 4 में 0 0, ये दोनों 8 5 8, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 था, 5 एक उधार दे देंगे, यहाँ पर कितना बचा 4 बचा, यहाँ पर कितना होगा 10, 10 में से 5 जाए 5 बचे, दोनों 8 4 क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, 0.005 हो जाएगा बटे 0.85 ये हो गया। अब बराबर इसे भी हम लोग हल कर लेते हैं। 39 दूना कितना होता है 78 होता है, 2 बार जाएगा 0.5 गुणते 2 बट्टे m, इतना हो गया।
और इसे हम लोग और सरल कर लेते हैं। देखिए इससे इससे हटा देंगे, इससे हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5/805 हो जाएगा, क्योंकि ये तीन दशमलव मतलब इसका दशमलव 3 जीरो के बाद है, इसका दशमलव 2 जीरो के बाद है, इसलिए इसे बराबर करने के लिए यहाँ पर हम लोग 1 जीरो और लगा देंगे। चलिए इसे और हल करते हैं। इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 0.5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1/m हो गया। अब इसका हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर लेते हैं, m बराबर 805/5। देखिए अब अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m का गुणा इसमें हो जाएगा, ये चल जाएगा यहाँ से एक में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर m का हमें m का मान निकालना है तो 5 का इसमें भाग देना पड़ेगा। चलिए भाग देते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा 5 कन्नम 5, एक बार जाएगा। यहाँ पर बचा कितना, 3 बचा। 3 में इससे करेंगे तो 5 सत्ते 35, 7 बच जाएगा 170। 1 जीरो 170 मोलर द्रव्यमान होगा, मोलर द्रव्यमान। ये हो गया आपका आंसर, 170 आएगा। m का मान कितना आएगा, 170 आएगा। ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न। देखिए परिभाषा और प्रश्न दोनों मिलाकर 4 नंबर या 6 नंबर के पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए ये आपका एक प्रश्न हो गया, और इसके बाद हम लोग टॉपिक देखते हैं। राउट के नियम की सीमाएं देखेंगे। क्या देखेंगे, राउट के नियम की सीमाएं। राउट की नियम की सीमाएं। राउट की निम्नलिखित राउट की नियम की निम्नलिखित सीमाएं हैं। निम्नलिखित सीमाएं हैं। क्या सीमाएं हैं, सीमाएं हैं। पहला क्या है, राउट के नियम की निम्नलिखित सीमा है। पहला क्या है, यह नियम तनु विलयनों पर अति तनु, जो एकदम तनु हो, अति तनु विलयनों पर लागू होता है, विलयनों पर लागू होता है, लागू होता है। पहला तो ये हो गया, जो मैंने पहले ही बताया था कि यह नियम तभी तक लागू होगा जब तनु विलयन होगा। दूसरा क्या है कि यह नियम उन विलयनों पर लागू होता है, उन विलयनों पर लागू होता है, विलयनों पर लागू होता है जिसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिले हो, अवाष्पशील विलेय पदार्थ घुले हो। अगर अवाष्पशील विलेय पदार्थ नहीं घुला रहेगा तो राउट का नियम नहीं लागू होगा, घुले हो। दूसरा हो गया। तीसरा देख लेते हैं हम। यह नियम अब देखिए इसमें क्या है कि वाष्प दाब के मापन के दौरान ताप स्थिर होना चाहिए, तभी लागू होगा। क्या है कि वाष्प दाब जब मापन करेंगे हम लोग, वाष्प दाब के मापन के दौरान ताप स्थिर होना चाहिए, तभी यह राउट का नियम का पालन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और चौथा एक देख देते हैं कि यह नियम विद्युत अपघटनी
विद्युत अपघटनी विलयनों पर लागू नहीं होता है। विद्युत अपघटनी विलयनों पर लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है। इतना आपको इतना पढ़ लीजिए, बस इतना ही पूछेगा। राउट के नियम की सीमाएं 4 बता दीजिए। वो पूछता है सिर्फ राउट के नियम की सीमाएं, उसमें आपको 2 या 3 लिखना होता है, तो इसलिए मैंने 4 बता दिया है। राउट के नियम की निम्नलिखित सीमा है। देखिए पहला क्या है, यह नियम अति तनु विलयनों पर लागू होता है। मतलब जो तन हो, तनु से भी अति हो, छोटा हो, जिसमें विलय की मात्रा बहुत ही कम मात्रा में हो, एक प्रकार से नगण्य मान लीजिए आप लोग, उस पर लागू होता है। और यह नियम उन विलयनों पर लागू होता है जिसमें आवाष्पशील विलय भी होता है, आवाष्पशील विलय पदार्थ घुला हो विलयन में, तभी नियम लागू होता है राउट का। वाष्प दाब के मापन के दौरान ताप स्थिर रहना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले ही राउट के नियम की जब मैंने पढ़ा रहा था, वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान पढ़ा रहा था, उसमें परिभाषा में बताया गया था कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान तभी होगा जब उसमें ताप निश्चित रहेगा। और यह नियम विद्युत अपघटनी विलयनों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि उसमें देखिए अवाष्पशील विलय विद्युत अपघटनी है, जो धारा को प्रभावित करता है उसमें अवाष्पशील नहीं होगा, इसलिए ये विद्युत अपघटनी विलयन पर लागू नहीं होता है। चलिए, ये राउट के नियम की आपकी सीमाएं हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। इसके बाद क्या है, क्वथनांक में उन्नयन देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे, क्वथनांक में उन्नयन। क्या पढ़ेंगे, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। अब देखिए, उन्नयन क्वथनांक का मतलब क्या होता है, ताप होता है। क्वथनांक का मतलब क्या होता है, ताप होता है। उन्नयन का मतलब क्या होता है, वृद्धि होना, बढ़ना। उन्नयन का मतलब क्या होता है, ताप में वृद्धि होना। अब विलयन में क्वथनांक के उन्नयन का किस तरह प्रयोग किया जाता है, उसकी परिभाषा के अनुसार हम लोग समझेंगे। उन्नयन का मतलब क्या होता है, वृद्धि होता है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, परिभाषा पढ़ते हैं। देखिए क्या है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने पर उसके वाष्प दाब में घोलने पर क्या, देखिए किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित शुद्ध विलायक क्या बोला है कि शुद्ध विलायक, क्या बोला है परिभाषा में, क्या बोला है कि किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने पर उसके क्वथनांक में हुई वृद्धि को, उन्नयन का मतलब क्या होता है, वृद्धि होना, हुई वृद्धि को ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। देखिए अब स्टार बना के लिख लीजिए, इसे डेल्टा टी बी से प्रदर्शित
प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए शुद्ध विलायक को, इसमें क्या है, शुद्ध विलायक को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, शुद्ध विलायक को टीबी से प्रदर्शित करते हैं, टीबी से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए, और इसमें देखिए दूसरा देख लेते हैं हम कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर प्राप्त विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक क्या होता है, विलयन का क्वथनांक को TB0 से प्रदर्शित करते हैं। ये आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि किस चीज को किससे प्रदर्शित करते हैं। तो शुद्ध विलायक को किससे प्रदर्शित करते हैं, टीबी से प्रदर्शित करते हैं। और जब विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उससे जो प्राप्त विलयन का क्वथनांक होता है उसे TB0 से प्रदर्शित करते हैं। अब चलिए हम लोग आगे चल के क्या देख लेते हैं, सूत्र देख लेते हैं। इसका सूत्र क्या है, टीबी बराबर क्या होता है, TB0 माइनस TB होता है। अगर आपको कभी पूछ लेगा क्वथनांक में उन्नयन का सूत्र क्या होगा, डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, TB0 माइनस TB। मतलब अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाने पर प्राप्त विलयन में से शुद्ध विलायक का वाष्प दाब घटा देंगे तो उसका क्वथनांक में उन्नयन, उसका क्वथनांक में उन्नयन आपको मिल जाएगा। इसका मतलब ये होता है। अब चलिए हम लोग इसका आगे और हल कर लेते हैं, इसे आगे और अच्छी तरीका से समझ लेते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसके बाद एक और पढ़ेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है कि क्वथनांक का विलयन के क्वथनांक का उन्नयन उसके मोललता के समानुपाती होता है, उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मोलल स्थिरांक। अर्थात सूत्र से, अर्थात डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल एम को, मोललता को किससे प्रदर्शित करते हैं, एम को प्रदर्शित करते हैं। अतः डेल्टा टीबी बराबर KB M हो जाएगा, जहां KB मोलल उन्नयन स्थिरांक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। अब देखिए m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है 1000 मल्टीप्लाई W स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणते कैपिटल W। अब इसी सूत्र को हम यहाँ पर रखेंगे। अतः डेल्टा टीबी बराबर KB गुणते 1000 गुणते W बटे स्मॉल m गुणते कैपिटल W। ये आपका क्या होगा, मूल सूत्र। अब इसी सूत्र पे हम लोग एक प्रश्न देखेंगे और उसके साथ हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। ये आपका होगा परिभाषा। अब इसी सूत्र में हम लोग एक प्रश्न देखेंगे ताकि
प्रश्न आपको भी समझ में आया ना कि हाँ प्रश्न कैसे हल किया जाता है, कैसे हल होता है। चलिए प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न क्या कहता है कि एक सासपेन मतलब पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 को 1 किलोग्राम जल में घोला गया है 1.03 बार पर यह जल किस ताप पर उबलने लगेगा। जल के लिए केबी का मान आपको 0.521 के दिया है। और देखिए एक सूत्र आपको मैंने नहीं बताया कि इम्पोर्टेंट है, जो लिख लीजिए। डेल्टा टीवी बराबर, अगर ताप पूछे तो ताप के लिए सूत्र क्या होता है कि T2 माइनस T1 होता है। अगर कहीं पे आप देखिए आपको एक ताप दिया है, दूसरा ताप आप किसी और द्वारा निकाल लेते हैं, तो आपको क्या कहते हैं, दूसरे ताप में से पहले ताप निकाल लेंगे तो वो क्वथनांक का उन्नयन, उसी को क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ये भी एक सूत्र है, इसे भी आप लोग लिख लीजिए। चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न क्या दिया है, हल में क्या दिया है, दिया गया है, क्या दिया गया है। देखिए W का मान कितना दिया गया, 18 ग्राम दिया गया ना, 18 ग्राम ग्लूकोज है, 18 ग्राम है। और स्मॉल m का मान, ग्लूकोज स्मॉल m का मान हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, C6H12O6। इसका हम लोग क्या करेंगे, और भार निकालेंगे। कार्बन कितने होता है, 6 होता है, उसका दोगुना करेंगे 12 हो गया, 12 छक्के 96 प्लस हाइड्रोजन कितने पे होता है, 1 पे होता है, एक में 1 का गुणा 12 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा प्लस। अब ऑक्सीजन कितने पे होता है, 8 पे होता है, 8 का दोगुना करेंगे 16, 16 में गुणा करेंगे 6 का, 16 छक्का 96, ये हो गया। अब देखिए इसका हम लोग निकाल जोड़ेंगे, 6 2 8, 8 6 8 6 14 के 4 हासिल लगा 1, 9 1 10, 10 9 19, 19 1 20, 204 होता है। m का मान कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा। ये तो आपका हो गया, इसे हम मिटा देते हैं। ये देखिए आपको क्या क्या मिल गया, W मिल गया, M मिल गया, और क्या मिल गया आपको। और देखिए प्रश्न में क्या बोला गया है, जल में बोला गया 1 किलो जल में कैपिटल W का मान कितना है, 1 दिया है, 1 दिया है। और हमें ज्ञात क्या करना है, उबलना, मतलब यह जल के किस ताप पर उबलेगा। मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, टीबी ज्ञात करना है, टीबी नॉट मतलब जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर जो विलयन प्राप्त होता है उसी को हम लोग टीबी नॉट कहते हैं ना। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि जल में जब ग्लूकोज को जल में घोला जाता है तो उससे प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, हम उससे प्राप्त विलयन का क्वथनांक का उन्नयन ज्ञात करना। लेकिन इसमें प्रश्न में आपने बोला नहीं है, आपको ये इतना समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ज्ञात करना है। क्योंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं, सूत्र से। अब सूत्र क्या होता है, सूत्र देख लेते हैं हम लोग। सूत्र क्या होता है, डेल्टा टीबी बराबर 1000 गुणते W गुणते केबी का मान भी आपको दिया है ना, केबी का मान हम लोग लिख लेते हैं। केबी का मान कितना है, जल के लिए कितना होता है, 0.52 केल्विन होता है। केबी का मान जल के लिए कितना होता है, 0.52 केल्विन होता है। केबी है बटे स्मॉल m गुणते कैपिटल W। हम लोग यहाँ पर मान रखकर डेल्टा टीबी का मान निकालेंगे, तभी हमें इसका मान प्राप्त होगा। देखिए 1000 गुणते W का मान कितना है, 18 है, केबी का मान कितना है, 0.52 है, बटे m का मान कितना है, 204 है, गुणते और कैपिटल W का मान कितना है, 1 है। देखिए अब इसे हल करेंगे हम लोग, कैसे हल करेंगे, ये तो हो गया 18 में इसका भाग दे देंगे हम लोग। डेल्टा टीबी बराबर तो काट देंगे हम लोग, 1000 गुणते 9 हो गया, यहाँ पर 0.52 हो गया। ये 204 को हम लोग जब काटेंगे 2 से, 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 102 हो जाएगा। अब इसी को हम लोग और इससे काट देते हैं। डेल्टा टीबी बराबर 1000 गुणते 9 गुणते 0.52
26 आ जाएगा ये। इसको और कटेंगे, 2 पंचे 10, 2 कन्नम 2, 51 आ गया। अब ये कटने वाला नहीं है, इसलिए हमने इसका हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये मतलब दशमलव आपका कैंसिल हो गया। 10 गुणते 26 गुणते 9/51, ये हो गया इतना। अब इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 दूना 20, 20 में 9 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। 180/51 हम लोग इसमें क्या देंगे, भाग देंगे, तो कितने बार जाएगा, 51 दूना कितने बार जाएगा, 2 कन्नम 2, 5 दूनी 10, 110। 51 दूना 2 बार नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 कन्नम 5, 5 पचम 25, 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार, 4 कन्नम 4, 5 20, 204 नहीं, 3 बार, 3 कन्नम 3, 5 3 15, हाँ 3 बार, 3 बार ले जाइए, 3 बार जाएगा। ये यहाँ पर बचा कितना, 180 माइनस 153, ये हो गया। देखिए और इससे आगे हम लोग को क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। इसका क्या आएगा, यहाँ पे 10, 10 में 3 जाएगा, 7 बचेगा यहाँ पर। यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 7, 7 में से 5 गया, कितना जाएगा, 5 2 7, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 27 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचा, 27 बचा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा, 1 जीरो बढ़ाएंगे 270 हो जाएगा। अब कितने बार जाएगा, 51 छक्के बार, 51 छक्के 3.6 हो जाएगा। ये डेल्टा टीवी का मान कितना हो जाएगा आपका, 3.6 हो जाएगा। आपको डेल्टा टीबी मिल चुका है, डेल्टा टीबी आपको 3.6 मिल चुका है। डेल्टा टीबी का मान कितना है, 3.6 है। अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा टीबी नॉट निकालना है। अब सूत्र क्या था, डेल्टा टीबी बराबर टीबी नॉट माइनस टीबी होता है। अब चूंकि देखिए टीबी का मान कितना होता है, टीबी का मान होता है 373.15, इतना होता है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये दिया है, देखिए टीबी नॉट माइनस टीबी का मान कितना दिया है, 373.15 होता है। अब देखिए टीबी नॉट, हमें टीबी नॉट ज्ञात करना है। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 373.15 माइनस डेल्टा टीबी हो जाएगा ये। देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे, टीबी नॉट बराबर 373.15 माइनस डेल्टा टीबी मान कितना है, 3.6 है। तो कितना आ जाएगा, टीबी नॉट बराबर 3 में ये 3 हो गया और एक इधर हो गया, 371 और इसे देखिए ये कितना हो जाएगा, इसमें एक उदाहरण लेते हैं कि यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, ये बचा गया, हाँ ये एक बचा, 6 घटेगा नहीं, एक उदाहरण दे देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 11 हो जाएगा, 11 में से 6 जाए 5 बचेगा, यहाँ पर बचा कितना 2, एक उदाहरण दे देंगे, कितना हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 369.55, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए धन्यवाद साथियों का, आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में जुड़ने के लिए आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।